अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस क्लास इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन विद द डेटाबेस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जो मोस्ट रीसेंट डेटाबेसेस के सवाल हैं उसको जरा देखेंगे। 2025। ठीक है, 21 से है। पहला सवाल आपको ये नजर आ रहा है, इसमें आपसे ये कहता है कि यू हैव बीन गिवन सम एसक्यूएल कीवर्ड्स एंड द डिस्क्रिप्शन। आई कैन गिव यू 30 सेकेंड्स, जल्दी से मुझे बताओ। आई थिंक 30 भी नहीं, 20 सेकेंड इनफ है आप लोगों के लिए मैच करने के लिए। यू विल कीप दीज साइड्स एज ए बी सी डी, द लेफ्ट साइड्स A, B, C, D, and the right sides as 1, 2, 3, 4, 5. Now tell me which answer is correct. You will check your answers after that. यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले कहता है कि आइडेंटिफाइज द डेटाबेस टेबल। आपको थोड़ा सा याद करा दूं, जो आपको मैंने पढ़ाया था एसक्यूएल में वो आपको याद होगा। हम ऐसे लिखते थे सिलेक्ट, इसके बाद हम लिखते थे फील्ड का नाम। याद है? सिलेक्ट होता था, फील्ड का नाम, फ्रॉम, टेबल का नाम, और फिर वेयर के बाद कंडीशन। ये एक मैंने आपको बताया था। सिलेक्ट, फील्ड, एक फील्ड या एक से ज्यादा फील्ड्स होती थी, और उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद होता था टेबल का नाम, और वेयर के बाद होती थी कंडीशन। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब उस हिसाब से अगर आप देखो, कहता है आइडेंटिफाई द डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल जो फिर सिलेक्ट करके दे रहा है वो कौन है? फ्रॉम है। तो यहाँ पे पहले वाले के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। सेट द कंडीशन, वो वेयर होता है, तो हम वेयर को तलाश करते हैं। जो कंडीशन सेट करता है वेयर आ गया। सॉर्ट द रिजल्ट ऑर्डर बाय, जो ऑर्डर सॉर्ट करके देता है, ये आ गया। रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो वो अभी हमने पढ़ा था कि वो होता है काउंट, क्योंकि अब बच गया काउंट और सम। तो जो रिकॉर्ड्स को उठा के देता है वो काउंट होता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू को देता है वो सम होता है। कितने बच्चों का सही आया? बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ मतलब इसको सॉल्व, जैसी सवाल आए सॉल्व करना शुरू हो जाओ, ताकि जब मैं बताऊं तो आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आपका भी जवाब सही आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लो ना कितने मार्क्स आए हैं, आप ये देख के चेक कर लो यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट है। आप अपने मार्क्स चेक कर लो कि ए जो है, जो रिजल्ट बन रहा है उस हिसाब से ए का 5 है, ए का 5 है, और बी का 3 है, और सी का 1 है, और डी का 2 है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर अमूमन जो इसमें एक सवाल आता है वो ये आता है कि नंबर ऑफ फील्ड और नंबर ऑफ रिकॉर्ड बता दो। तो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये बात याद रखना, हमेशा जो इस तरह से थोड़े से अलग टेक्स्ट में गिवन होता है उसको हम बोलते हैं टेबल नेम। तो ये याद रखना, ये हमेशा हमारा क्या होता है? टेबल का नाम। स्टेट द रीजन वाई पेरेंट नेम इज नॉट अप्रोप्रिएट एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होती है जो यूनिक होती है हर रिकॉर्ड के लिए। अब यहाँ पर उसने बोला कि भाई पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम जो है वो रिपीट हो सकता है। अब मिस्टर स्मिथ जो है वो मैथ्यू के अब्बा भी है, और मिस्टर स्मिथ जो है वो जूली के अब्बा भी है। ये दोनों बंदे अलग अलग हो सकते हैं, बट नाम सिमिलर हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास, क्योंकि नेम जो है वो एक यूनिक की नहीं है, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरेंट नेम कैन बी रिपीटेड। पेरेंट नेम यानी जैसे लिखा है ना उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि पेरेंट नेम कैन बी रिपीटेड, इसलिए ये प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट शुड बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। हमेशा प्राइमरी की वो होती है जो यूनिक हो। स्टूडेंट आईडी, जैसे आपका कैंडिडेट नंबर आपको दिया जाता है, एनआईसी नंबर होता है, तो ये वो चीजें होती हैं जो आपकी हमेशा यूनिक होती हैं। तो स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक होगी, इसमें ये इसका आंसर आएगा। उसके अलावा एक सवाल जरूर आता है जिसमें वो डाटा टाइप्स के बारे में पूछता है, कि ऊपर दी गई जो आपको फील्ड्स हैं, यानी दीज आर द फील्ड्स, इन फील्ड्स की डाटा टाइप क्या है। तो आप यहाँ देख के बता सकते हो, जैसे डेट रिसीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेट है, डेट और टाइम्स की एक पर्टिकुलर डेट है, ट्रू या फॉल्स वो बूलियन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये नाम आ रहा है तो ये टेक्स्ट कहलाता है। सही है।
और फिर इस तरह से ये आता है। तो अब हम यहाँ अगर देखें तो हमसे कह रहा है कि पेरेंट नेम क्या है, पेरेंट नेम क्या है। पेरेंट नेम को अगर हम देखें यहाँ, तो पेरेंट नेम में आपके पास आ रहा है आमिर। तो यहाँ पर आप इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख दो टेक्स्ट। फिर परमिशन के लिए कह रहा है, परमिशन में ट्रू या फॉल्स आ रहा है। तो ट्रू फॉल्स के लिए आप इसको बूलियन लिखोगे। और डाटा रिसीव हुआ है, दैट इज द डेट। तो आप इसको डेट लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आती है? तो ये एक सवाल इसका पहले हो जाएगा। एसक्यूएल अभी नहीं छेड़ रहा मैं, पहले मैं ये वाले सवाल कर लेता हूँ, एसक्यूएल फिर एक साथ कराऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट ही लिखा जाता है यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक की टर्म यूज नहीं करोगी उर्मा, यहाँ टेक्स्ट ही लिखोगी। अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी यही है कि आपके पास एक टेबल पूरा गिवन है। यू हैव बीन गिवन अ कंप्लीट टेबल। अब इस टेबल के अंदर आपने देखना है कि क्या आपसे सवाल पूछे गए, और फिर उसका हमने अकॉर्डिंगली जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपसे पहले चीज पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि स्टेट द पर्पस ऑफ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। तो जब भी ये सवाल पूछेगा कि प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है, तो हमेशा पर्पस ये होता है कि इट इज यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक वैल्यू। यानी इन सब में से बाकी तमाम वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो ट्रू फॉल्स कई दफा आ रहा है, लाइफ स्पैन की वैल्यू भी रिपीट हो रही है। एक ऐसा कौन सी रॉ है जिसके अंदर वो रिपीट ना हो। देखो फैमिली के अंदर गूस स्वान रिपीट हो रही है, लेंथ विंग स्पेन ये सब हो सकता है, बट स्पेशीज इज द वन जो आपको नजर आ रहा है, ये सब के अंदर अलग है, अलग है। तो फॉर दैट रीजन आपको यहाँ बताना होता है कि भाई कौन सी फील्ड है जो प्राइमरी की, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। यहाँ पर हमारे पास स्पीशीज के अलावा बाकी अगर हम देखें, बाकी चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। स्पीशीज भी रिपीट हो सकती हैं, काइंडली करेक्ट मी, हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ नहीं हुए। इन तमाम फील्ड में अगर आप देखो, तो ये गूस जो लिखा हुआ है, बाकी सब तो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है ना। तो आपको एक फील्ड ऐसी देखनी पड़ती है कि जो इस टेबल में रिपीट नहीं हो रही है, तो वो आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पर इस टेबल के हिसाब से जो आपके पास चीज आ रही है वो स्पेशीज है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? तो ये चीज होगी। लेंथ भी नहीं हो रही है आई थिंक, बट लेंथ हो सकती है। अगर नहीं हो रही तो हो तो सकती है। तो कुछ चीज तो आपको एक नजर आती है ना। देखो स्पेशीज इज समथिंग, ठीक है, स्टेट द पर्पज ऑफ प्राइमरी की, हाँ तो सही है। तो तो पर्पज ऑफ प्राइमरी की होता है बिकॉज इट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखोगे, इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा। बाकी उसके अलावा ये रिपीटेड तरीके के सवाल हैं, इसको हम लेकिन हाँ ये थोड़ा चेंज है, इसमें हमें टाइप दी गई है और हमसे फील्ड पूछी है। अब उसमें बताओ, सबसे पहली जो बुलियन दे रहा है, दैट बुलियन ऊपर ट्रू एंड फॉल्स कौन सी फील्ड में आ रहा है? ये भी चलो एक अच्छा सवाल है। कोस्टल हैबिटेट को अगर आप देखो, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ देखें, तो एक चीज नजर आ रही है हमें, कोस्टल और हैबिटेट, ये हो गया। फिर इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर का मतलब विदाउट डेसिमल, तो हमें कौन नजर आ रहा है? लाइफ स्पैन नजर आ रहा है, ये देख सकते हो। रियल की अगर हम बात करें, तो रियल की वैल्यू हमारे पास ये दोनों आ रही है विद डेसिमल। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो लेंथ लिख देते हैं। टेक्स्ट की बात कर रहा है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमारे पास कौन है? फैमिली में भी नजर आ रहा है और स्पेशीज में भी नजर आ रहा है। तो हम फैमिली या स्पेशीज में से कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, ये आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एसक्यूएल थोड़ी देर बाद, पहले ये कंप्लीट करा दूं फिर एसक्यूएल पे आऊंगा। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस करा के फिर एसक्यूएल पे आता हूँ। ये थोड़ा सा एक यूनिक सवाल है, मई जून 2025 का है। इसमें ऐसा है कि अब आपको लाजमी है कि वो डेटाबेस के टेबल की तरह नहीं मिलेगा ये। जैसे डेटाबेस का टेबल मिलता है वैसा नहीं मिलेगा आपको।
तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने देख लेना है। तो अब यहाँ ये किस तरह से होगा, इसके लिए हम देखते हैं कि हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि वो कहता है कि भाई आपने बुलियन वाली फील्ड बतानी है। तो अब आप ऊपर देखो, कहीं तलाश करो कि कहाँ पर उसने इस तरह की बात की है जहां आपको बुलियन नजर आ रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई? अब जैसे यहाँ अगर मैं देखूं, लिखा हुआ है वेदर और नॉट द सिटी हैज अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। वेदर और नॉट है या नहीं है, तो वो जो फील्ड आपको नजर आ रही है, अब आपको ना इसको पढ़ के, वहाँ टेबल में देखना आसान होता है, यहाँ पे लफ्जों को पढ़ के देखना पड़ता है। जैसे सबवे यहाँ पर एक ऐसी फील्ड है जो बोलियन के तौर पे हो सकती है, क्योंकि उसने बोला है कि वेदर इट हैज अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम और नॉट। क्या ये बात समझ में आती है? इज क्लियर? ये हो गया। अब ऊपर देखो, उसमें कह रहा है कि इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर में अगर आप देखो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी, नंबर ऑफ पीपल वाली बात कर रहा है ना। तो एक तो ये बात आ रही है, उसके अलावा किसी ने फाउंडेड भी कहा है, द एयर द सिटी वॉज फाउंडेड, ये भी सही है, ये भी इंटीजर होगा। ठीक है। तो और यूनिक आइडेंटिफायर है, तो ये भी हो सकता है। तो इन आप इंटीजर में ये तीनों लिख सकते हो, पॉपुलेशन या फाउंडेड, ये भी लिख सकते हो, और जो ऊपर वाला था वो भी लिख सकते हो, पॉपुलेशन या फिर फाउंडेड, ये लिख दोगे। रियल की अगर हम बात करेंगे, तो रियल का मतलब होता है विद अ डेसिमल पॉइंट। तो जहां पर वो एवरेज इनकम वाली बात कर रहा है ना, एवरेज के अंदर हमें नजर आ सकता है कि यहाँ डेसिमल आ जाए। तो एवरेज इनकम हम यहाँ लिख लेंगे, AVERAGE, एवरेज इनकम। ख्याल इस बात का जरूर रखना कि ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे एग्जैक्टली वैसे ही लिखना। लफ्जों में आगे पीछे करने में स्पेस मत देना, आई छोटा मत करना, ये बहुत ध्यान बता रहा हूँ, ये मत करना। सही है। फिर उसके अलावा टेक्स्ट की अगर बात कर रहा है, तो टेक्स्ट जो है नेम के अंदर है, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ नेम डाल देता हूँ। ये बात समझ में आ जाती है? अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। मई जून दो अक्टूबर नवंबर 2023 है ये। ठीक है। और यहाँ पर अब आपको देखो, ये इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है कि यहाँ पर आपको डेटाबेस का टेबल नहीं मिला। ठीक है। अब आपको ना इसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सवाल करा रहा हूँ कि इसको समझो आप। इसमें आपको उसने बता दी कि मॉडल शॉप है जिसको एक डेटाबेस सेटअप करनी है स्टॉक कंट्रोल के लिए। द शॉप वांट्स टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडल फिगर। ये आपको आपके पास पेपर में 226 पे मिलेगा। 226 और अक्टूबर नवंबर 2023 का है। सही है। यहाँ आप देख लो कि आपको एक दो तीन चार पांच फील्ड दी हुई है, ये डिफरेंट तरह का सवाल है। आपसे कहता है कि पहली फील्ड जो है वो कैटलॉग नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे MD1234। नीचे आपसे कह रहा है कि द शॉप नीड्स 5 फील्ड्स फॉर ईच रिकॉर्ड, गिव अ सुटेबल नेम एंड डाटा टाइप फॉर ईच फील्ड। ठीक है। और ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, तो आपसे कह रहा है कि आपने 5 फील्ड्स बतानी है। तो फील्ड नेम आपके पास कौन सी हो सकती है? एक है कैटलॉग नंबर। ठीक है। तो कैटलॉग नंबर के लिए कैटन के नाम से आप फील्ड बना दो, ये आपको बनाना है। ठीक है। कुछ भी आ सकता है ना। अब डाटा टाइप उसकी क्या हो सकती है? कैटलॉग नंबर की MD1234। तो अमूमन अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट, इस तरह की डाटा टाइप्स के लिए ये लिखा जाता है। ये आ गया। फील्ड नेम टू जो आपकी बन रही है वो है डिस्क्रिप्शन, दैट इज स्मॉल वाइट डॉग। तो फील्ड का नाम आप डिस्क्रिप्शन दे दो, और उसकी जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट लिख दो। फील्ड नंबर 3 है नंबर इन स्टॉक, नम स्टॉक लिख दो। नम स्टॉक आ गया, यानी आपको फील्ड का नाम देना है, और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल जो है उसकी डाटा टाइप। तो आप 5 दे रहे हो यहाँ पे, तो 5 के लिए 1 टीजर आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? फील्ड नंबर 4 आप दे रहे हो प्राइस ऑफ ईच मॉडल, तो प्राइस 7.40 है। तो यहाँ पर आप रियल लिखोगे इसके लिए। ठीक है। यहाँ पर आप इसके लिए क्या लिखोगे? रियल। प्राइस कैन बी इंटीजर, राइट। इंटीजर इसलिए नहीं लिख सकते हमानी, क्योंकि यहाँ पर 7.40 लिखा हुआ है। तो फिर वो रियल के उसमें आएगी ना, डेसिमल है, इंटीजर गलत हो जाएगा। आखिर में है इफ द मॉडल हैज ऑलरेडी बीन पेंटेड, यस और नो। तो पेंटेड लिख के उसके नीचे अब आप बुलियन दे दोगे। क्या ये समझ में आया? उर्मा, हाँ लिख सकते हैं इसको।
आगे के सवाल जो है वो रिपीटेड है, उसको नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम द एसक्यूएल। एसक्यूएल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2025 का सवाल है। इसमें इसने हमसे पूछा है, कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव परमिशन टू गो ऑन द ट्रिप। ऊपर जाके देखते हैं, सिर्फ उन बच्चों के नाम डिस्प्ले करो जो ट्रिप पे नहीं जा रहे। सिलेक्ट के बाद हमें फील्ड नेम लिखनी होती है, फील्ड नेम लिखना होता है। तो हमें उसने बोला ना कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए सबसे पहले चीज क्या ध्यान में आएगी? स्टूडेंट नेम की फील्ड। ये बात मानते हो? क्योंकि आप सिलेक्ट के बाद जो चीज लिखते हो वो फील्ड लिखते हो, तो आपको बताना है डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए आपकी फील्ड यहाँ पर जो मौजूद है वो है स्टूडेंट नेम के नाम से। तो आप नीचे जाएं और स्टूडेंट नेम लिख दें, और ये देख लें कि स्टूडेंट नेम आपका किस तरह से, इसको भी जरा देख लें। तो इसको लिखते हैं, एस बड़ा है और एन है। स्टूडेंट नेम लिखते हैं, स्टूडेंट और नेम। ये बात समझ में आती है? ये लिख दिया, एस बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान हो, एस बड़ा है। और फ्रॉम के बाद हमेशा जो चीज लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, ये भी बता दो। आपको पता है ना फ्रॉम के बाद क्या लिखा जाता है, और मैंने आपको क्या बताया लिखने के लिए? फ्रॉम के बाद सर ऊपर परमिशन है, यहाँ नॉट परमिशन है। कंडीशन तो बेटा ऊपर अभी जाएंगे ना। उसने लिखा है ओनली द नेम हु डू नॉट हैव द परमिशन, तो परमिशन के लिए तो हम ऊपर चले जाएंगे ना। परमिशन की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे? परमिशन इक्वल्स टू फॉल्स। वो तो कंडीशन बनानी है ना। अभी तो हमने ये बताना है कि भाई स्टूडेंट नेम है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल नेम बताना होता है। यहाँ देख के बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टेबल नेम कौन सा होता है? स्कूल ट्रिप नजर आ रहा है? सही है, स्कूल ट्रिप। तो स्कूल ट्रिप में एस बड़ा होना चाहिए, टी बड़ा होना चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे स्कूल ट्रिप के लिए SCHOOL, स्कूल TRIP, स्कूल ट्रिप आ गया। अब वेयर के बाद जिनको परमिशन नहीं है, तो उसका तरीका ये होगा कि वेयर परमिशन इक्वल्स फॉल्स, जिनको परमिशन नहीं है, नॉट गोइंग फॉर द ट्रिप। तो फिर आप यहाँ लिखोगे वेयर परमिशन, PERMISSION, जो स्पेलिंग ऊपर है वैसे ही, और उसमें परमिशन लिखा हुआ, सही है। वेयर परमिशन इक्वल्स फॉल्स। क्या ये बात समझ में आती है? ये आ जाएगा, और उसके बाद ये सेमीकोलन लग जाएगा। ना लगाओ तो जरूर लगा लेना। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बताओ, इज दैट क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2025, और वेरिएंट है 22। अब यहाँ पर हमने ये करना है, सवाल को पढ़ लेते हैं, सवाल क्या कहता है। तो द क्वेश्चन सेज गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस बाय एसक्यूएल स्टेटमेंट। इससे क्या आउटपुट आएगा? आपको नजर आ रहा है, यहाँ कह रहा है सिलेक्ट करो स्पेशीज लेंथ और विंग स्पैन। सिलेक्ट करो स्पेशीज लेंथ और विंग स्पैन, ये सिलेक्ट करने बोल रहा है। फ्रॉम वाटरफॉल, टेबल का नाम है। वेयर फैमिली इक्वल स्वान, फैमिली क्या होनी चाहिए? स्वान होनी चाहिए। फैमिली में जाके स्वान तलाश करो। और कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? देख के बताओ, और कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं किया। स्वान ऑर्डर बाय लाइफ स्पैन, ऑर्डर बाय लाइफ स्पैन। इनके लाइफ स्पैन चेक कर लो, 8 है, 10 है, 9 है, ऐसा ही है। तो जो चीजें दी हुई है उसको आपने हाईलाइट कर लिया। अब आप ये देखो उसने आपसे आंसर किस तरह से मांगा है। उसने आंसर इस तरह से मांगा है कि सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए स्पेशीज, फिर आनी चाहिए लेंथ, और फिर आना चाहिए विंग स्पैन। लेकिन वो आने चाहिए कैसे? लाइफ स्पैन के हिसाब से। ऑर्डर बाय का मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है। अगर डिसेंडिंग होगा तो ऑर्डर बाय लाइफ स्पैन DESC लिख देगा। यहाँ लिख नहीं रहा तो इसका मतलब है डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग है। स्पेशीज लेंथ और विंग स्पैन, ये तीन चीजें आनी चाहिए, और लाइफ स्पैन के ऑर्डर में आनी चाहिए।
स्पेशीज विंग और स्पेशीज लेंथ और विंग स्पैन। स्पेशीज लेंथ और विंग स्पैन आने चाहिए, और वो स्वान के आने चाहिए। तो आप देख लो, अब स्वान के एक ये आ गया, लेंथ और विंग स्पैन ये आ गया। इनको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं, स्पेशीज लेंथ विंग स्पैन, स्पेशीज लेंथ विंग स्पैन। अब जरा यहाँ पर देखो, ऑर्डर बाय उसने बोला था लाइफ स्पैन के, लाइफ स्पैन सबसे छोटा कौन सा है ये बता दो। ये वाला है जिसके आगे मैंने 1 लिखा है, फिर उसके बाद नीचे वाला है और उसके बाद ये वाला है, क्या ये बात सही है? 1 2 3 ऐसे ही होगा। तो उस हिसाब से अब जो मुझे लिखना है, 8 सबसे छोटा है, तो मुझे लिखना होगा बेविक स्वाइन 120.2 और 190.5। क्या ये बात समझ में आ रही? पहली बात तो यही होगी ना, स्वान में और तो कोई नहीं है, स्वान में और तो कोई नहीं है ना। मेलार्ड का स्मॉलेस्ट है, मेलार्ड का स्मॉलेस्ट है, बट स्वान स्वान कहाँ है वो? ये भी तो देखो ना, जो फैमिली होनी चाहिए वो स्वान होनी चाहिए ना। फैमिली स्वान कहाँ है मेलार्ड की? 2 वाला 3 होना चाहिए, क्या मतलब? बेटा अब ये देखो, उसने बोला है कि फैमिली स्वान होनी चाहिए। फैमिली स्वान उसके इन तीनों के अलावा और कौन है? फैमिली को स्वान चेक करना है ना, और थोड़ी कुछ सुना है। ये बात समझ में आती है? तो अब उस हिसाब से अब हम करेंगे। अच्छा, तो हम देखते हैं बेविक स्वैन नंबर 1, क्योंकि लाइफ स्पैन इसका सबसे छोटा है ना। बेविक स्वैन 120.2 190.5, ये लिखना है आपने। लाइफ स्पैन असेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, इसको देख लो। तो पहली जो चीज थी वो थी बेविक स्वैन, WICKS, बेविक स्वैन। अगली चीज लेंथ, लेंथ ऊपर देखो उसकी आ रही है 120.2, और उसकी विंग स्पैन आ रहा है 190.5, 190.5। अगला है ये वाला, वूपर स्वैन आ रहा है 150 और 230 आ रही है इसकी वैल्यूज। 150 सही है, और 230, और उसका नाम क्या था हमारे पास? वूपर स्वैन। तुम लोग पूरा लिखना। फिर उसके बाद आखिरी क्या बचा है? म्यूट स्वान बचा है 150 220.2, 150 220.2, और वो कौन सा था? म्यूट था, ठीक है। और वो आ जाएगा म्यूट, म्यूट स्वान। यहाँ तक की बात तुम लोग को समझ में आई? ये बता दो मुझे। अब इसमें एक तो ये आता है, इसको आप कहते हो कि ये जो चीज कहलाती है, ये कहलाती है एसक्यूएल क्यूरी, और ये कहलाता है एसक्यूएल क्यूरी का रिजल्ट। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको कंडीशन दे के बोलता है कि उसकी एसक्यूएल क्यूरी बनाओ, कंडीशन दे के बोलता है एसक्यूएल क्यूरी बनाओ। कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ओनली द स्पेशीज फैमिली एंड लाइफ स्पैन। यानी ये 3 चीजें चाहिए। देखो इस बात पे ध्यान करना, यानी हमें वर्ड्स पे गौर करना होता है। लिस्ट ओनली स्पेशीज फैमिली एंड लाइफ स्पैन, इसका मतलब है सिलेक्ट के बाद हमें 3 चीजें लिखनी होंगी, स्पेशीज, कॉमा, फैमिली, फैमिली का एफ बड़ा था, ठीक है, और फिर उसके बाद लाइफ स्पैन, LIFE और SPAN। यानी ये जैसे ऊपर लिखा हुआ होगा ना, वैसे ही तुमने लिखना होगा। देख लो लाइफ स्पैन में एस छोटा है, मैंने लिखा, फैमिली का सही था, ये सब कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट के बाद अगली चीज मैंने तुम्हें बताई थी, वो होती है फ्रॉम और टेबल का नाम। टेबल का नाम तुम्हें नजर आ रहा है, वाटरफॉल नजर आ रहे हैं। तो सिलेक्ट के बाद अगली चीज होती है फ्रॉम, टेबल का नाम है वाटरफॉल, और वो कैपिटल में ही आएगा। जैसे ऊपर आप देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी कैपिटल में लिखोगे। बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको गलत करके मत आना। कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखना, ठीक है। ऑफ ऑल वाटरफॉल whose typically life span is at least 10 years। यानी लाइफ स्पैन कम से कम 10 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो उसके बाद वेयर लगेगा, उसके बाद वेयर लगेगा, और वेयर लगने के बाद
फिर अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, लाइफ स्पैन के उसको चेक करने के लिए, फील्ड को। तो लाइफ स्पैन की फील्ड है, लाइफ स्पैन जैसे लिखा हुआ है छोटा वैसे लिखेंगे। तो वेयर लाइफ स्पैन, LIFESPAN, वेयर लाइफ स्पैन, कह रहा है एटलीस्ट 10। तो कम से कम के लिए हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखेंगे। ये बात समझ में आती है? 10 आ गया, सही है। और उसके बाद कहता है सॉर्टेड इन ऑर्डर ऑफ स्पेशीज, सॉर्टेड इन ऑर्डर ऑफ स्पेशीज। तो सिमिलरली वही चीज लिखेंगे जैसे लिखते हैं ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, देखो ऊपर से ही कॉपी करेंगे, ऑर्डर बाय लिखा है ऑर्डर बाय लिख दिया, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इसलिए आएगा क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट 10 का मतलब है कि ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एटलीस्ट 10 का मतलब है कम से कम 10, उससे भी बड़ा हो सकता है। ये बात समझ में आई? और उसने बोला है ऑर्डर ऑफ स्पेशीज। तो अब आप ऊपर चले जाओ, देखो आपको स्पेशीज का ये मिल रहा है कॉलम। तो फिर आप यहाँ लिखोगे ऑर्डर बाय स्पेशीज, ऑर्डर बाय स्पेशीज। ये बात आपको समझ में आई? बताना मुझे बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेटा अगला सवाल है इसका, इसी अक्टूबर नवंबर 2025 का, इसको देख लो। यहाँ आप देखो कि अक्टूबर नवंबर 2025, इसमें हम सिर्फ ये वाला सवाल देखते हैं, कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट इक्विपमेंट नॉट रिटर्न, ठीक है। चैप्टर 7 बेटा इंशाल्लाह कल करेंगे, चैप्टर 7 आज भी कर लेंगे, आज की क्लास में और रखूंगा रात में आपकी। मुझे आपको डेटाबेस कराना था, ये लॉजिक की डेटाबेस हो गया आपका। अब मुझे आपको आज कराने हैं टेस्ट डाटा, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। अली हाँ आ रही है मुझे आपकी चैट से, वैलिडेशन वेरिफिकेशन कराने, टेस्ट डाटा कराने, ठीक है। जो डेफिनेट आंसर्स है ना चैप्टर 8 इंशाल्लाह कल। मॉक जो है आपका हम ले लेते हैं सैटरडे ना, कल सैटरडे ले लेते हैं ताकि फिर हमारे पास टाइम हो। अली इसको देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। आपने एक बात तो याद रखनी है कि एसक्यूएल की स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना वो इसी तरह होता है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर करके, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट टू लिस्ट इक्विपमेंट नॉट रिटर्न, वो इक्विपमेंट जो रिटर्न नहीं हुए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? तो इक्विपमेंट नॉट रिटर्न के लिए जब हम आएंगे, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद कहता है इक्विपमेंट नॉट रिटर्न, द लिस्ट मस्ट कंटेन ओनली डिस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट नेम। अब जो इसने ये बात बोल दी ना कि लिस्ट मस्ट कंटेन डिस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट नेम, इसका मतलब है ये फील्ड नेम्स है। द लिस्ट मस्ट कंटेन डिस्क्रिप्शन एंड स्टूडेंट नेम, तो ऊपर आके देखो तुम्हें डिस्क्रिप्शन और स्टूडेंट नेम कहाँ नजर आ रहा है, ये और ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और नेम के नाम से आ रहा है। तो सिलेक्ट के बाद आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, जो चीज आपको शो करनी होती है ना वो आप लिखते हो यहाँ फील्ड में। तो आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, और स्टूडेंट नेम के लिए नेम की फील्ड थी। फ्रॉम के अंदर आप हमेशा टेबल का नाम लिखते हो, आपका टेबल का नाम ये रहा, इक्विपमेंट लोन के नाम से आ रहे हैं टेबल का नाम, इक्विपमेंट लोन। अब यहाँ पे लिखो इक्विपमेंट लोन, इक्विपमेंट लोन। क्या ये बात समझ में आती है? ये आ गया पूरा। अब उसने बोला है कि इक्विपमेंट रिटर्न नहीं हुआ है, तो रिटर्न ना होने के लिए जो आपके पास रिटर्न की फील्ड है उसमें नो आना चाहिए, ऐसा है? नॉट रिटर्न है ना। तो फिर सिंपल वेयर के अंदर आप क्या लिखोगे, वेयर के अंदर आप लिखोगे रिटर्न, RETURNED, वेयर रिटर्न इक्वल्स, रिटर्न जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, नो। तो बस आपने ये लिखना है और इक्वल्स टू ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में नो लिख देना है और सेमी कॉलन लगा देना है। बच्चों आ गई बात समझ में? बताना मुझे। फॉल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसने अगर नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर इसने रिटर्न के अंदर नो लिखा है या फॉल्स लिखा है? अगर फॉल्स होता तो मैं फॉल्स लिखता, पॉइंट समझ लो। तो हमें यहाँ पर ये लिखना होगा। रेफरेंस है बेटा फरवरी मार्च 2025 का सवाल है ये। इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है गिव द आउटपुट फ्रॉम द एसक्यूएल क्यूरी। अब वो कह रहा है कि आप सिलेक्ट करो सिटी को, कंट्री को, पॉपुलेशन को, इन तीन चीजों को, ठीक है। फ्रॉम मेजर सिटी वेयर कॉन्टिनेंट इक्वल टू साउथ अमेरिका। सबसे पहले आप चले जाओ कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका ढूंढो, सही है। पहला तो आपको कंडीशन, जो सर्च कंडीशन होती है उसको देखना है ना।
तो वो आपने कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका देखना है, ऊपर आ जाओ। कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका मुझे बताओ। मैंने सिलेक्ट किया है, सही है। कोई और छूट तो नहीं गया? साउथ अमेरिका सही है, जो मुझे नजर आया वो यही है। उसमें आपने क्या क्या दिखाना है? सिटी कंट्री पॉपुलेशन, सिटी कंट्री पॉपुलेशन ये बताना है। तो उस हिसाब से आप हाईलाइट कर लो आपको क्या क्या चीजें दिखानी है। सिटी कंट्री पॉपुलेशन, सिटी कंट्री पॉपुलेशन, सिटी कंट्री पॉपुलेशन। सही है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। और ऑर्डर बाय पॉपुलेशन, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन। अब यहाँ ऑर्डर बाय बोल रहे हैं ना, तो असेंडिंग ही हुआ इसका मतलब है। तो अब पॉपुलेशन पे आ जाओ और पॉपुलेशन देखो सबसे छोटी कौन सी है तीनों में। सबसे तीनों में छोटी कौन सी है? इसमें सबसे छोटी एक है तुम्हारे पास। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 3 3 6 और एक 7। तो वैलेंसिया मुझे सबसे पहले नजर आ रही है, ऐसा है? देख के बताओ सबसे छोटी कौन सी होगी, वैलेंसिया होगी। हाँ वैलेंसिया होगी ना सबसे छोटी, क्योंकि 7 डिजिट्स है ना। ये हो गई। उसके बाद एक है 11,000 और एक है 15,000। तो 11,000 पहले आएगा और 15,000 बाद में आएगा। अब ठीक है, अब तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सिचुएशन है, तो उसमें अब हमने इसका आंसर लिखना है। अब इसका आंसर लिखने का तरीकाकार क्या है हमारे पास? सीधा सीधा उसने हमें बोला है कि जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होना चाहिए सिटी कंट्री पॉपुलेशन। तो पहली वाली है वेलेंसिया, वेनेजुएला और पॉपुलेशन, लिख देते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं VALENCIA, वेलेंसिया, वेनेजुएला। इसकी पॉपुलेशन 1983445। अब ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन था? लीमा, पेरू और 11,206। लीमा, पेरू 11206, 11206,000। अब आ रहा है समझ में तुम लोगों को? क्लियर है? तीसरा ब्यूनोस एयर्स। तीसरा वाला आ गया आपके पास ब्यूनोस। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एयर्स। और उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास, और अर्जेंटीना था। ये एक साथ मिला के लिखना था मुझे। और अर्जेंटीना इसकी आ जाएगी कंट्री। ठीक है। और आखिर में उसकी जो वो है पॉपुलेशन, दैट इज 15,490,415। 15,490,415 तुम लोग ऊपर लिख देना, मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे 25 में करवा रहा हूँ तो 24 आप लोगों ने सारे खुद कर लेने हैं। 24 और 23, फिर अगर कोई नई चीज आए तो मुझसे पूछ लेना। कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ओनली द कोड सिटी कंट्री। अब देखो ये बात आ रही है ना, ओनली द कोड सिटी कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। तो ये उसने बोला है कि यार ये चीजें आपने लिस्ट करनी है। लिस्ट का मतलब होता है सिलेक्ट के बाद लिखनी होती है। अच्छा, क्यों भाई अली, ऐसा क्या लिख दिया मैंने? अच्छा नेक्स्ट क्या आ जाता है? सिलेक्ट के अंदर आ गया लिस्ट ओनली टू द कोड सिटी कंट्री कॉन्टिनेंट। तो सिलेक्ट के बाद आप लिख लो कोड सिटी कंट्री कॉन्टिनेंट, लेकिन ऊपर फील्ड के नाम जरा तलाश कर लेना। कोड सिटी कंट्री कॉन्टिनेंट। बस सिर्फ सबके जकार्ता इंडोनेशिया भी, जहां तुम रहते हो। अच्छा खैर यहाँ पे देख लो कि सब में ना कैपिटल वर्ड पहला वाला ही है बस, है ना? तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। इसका ध्यान रखना। तो कोड आ गया, फिर आ गया सिटी, सी बड़ा है। फिर आ जाएगा कंट्री, और एंड कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट में ये आ जाएगा कॉन्टिनेंट। ये बात समझ में आ रही है? ये सारा हो गया। सिलेक्ट के बाद दूसरी चीज आती है फ्रॉम। फ्रॉम में आता है टेबल का नाम। टेबल का नाम तुम्हें नजर आ रहा है मेजर सिटी।
ये तुम ऊपर यहाँ से भी देख सकते हो, जो तुम्हारी ऊपर गिवन थी। मेजर सिटी कर देते हैं, Majorcity, मेजर सिटी। और उसके बाद उसने बोला है ऑल द सिटीज इन द डेटाबेस टेबल दैट आर कैपिटल सिटीज, वो जो कि कैपिटल हैं। अब ऊपर जाके तलाश करो कैपिटल कौन है। यानी यहाँ अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा ये कैपिटल के लिए फील्ड आ गई, आ गई। और इसमें ट्रू आना चाहिए बिकॉज दे आर कैपिटल सिटीज। तब हम नीचे जाएंगे और उसके बाद आएगा फ्रॉम दिस वेयर की कंडीशन बनेगी, वेयर। और कैपिटल लिख के, कैपिटल लिखने के बाद इक्वल्स टू ट्रू लिखना होगा। ये बात समझ में आती है? अब बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? जाग रहे हो सब? अगला सवाल, मई जून 2025 का वेरिएंट वन, 577, 577। आखिरी में ना एसक्यूएल स्टेटमेंट जब भी एंड होती है ना, तो उसमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने लगाया। ये मैंने अभी बताई थी बात तुम्हें। डिड यू पुट ट्रू इन इनवर्ट कॉमर्स वाई? उसने ट्रू बोला था ना, कि जो जो सिटीज कैपिटल हो, तो कैपिटल में जहां जहां ट्रू लिखा हुआ था मैंने वो लिख दिया था। अगर तुम देखो कैपिटल में जहां जहां ट्रू होगा वो कैपिटल सिटीज होंगी ना, इसलिए लिखा था मैंने। बेटा यहाँ देख लो, यहाँ पे कह रहा है आउटपुट फ्रॉम द एसक्यूएल स्टेटमेंट। वो मसला नहीं है, आउटपुट इन्वर्टेड कॉमा ट्रू या फॉल्स के अंदर जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे सिलेक्ट करो राउ रूट आईडी, डेस्टिनेशन और टाइम बस का, जिसमें ड्राइवर जो है वो पटेल साहब हो। तो आप ढूंढो पटेल साहब का है। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये तीन पटेल आ गए। ठीक है। तो अब तुमने रूट का आईडी, डेस्टिनेशन और टाइम निकालना है, जहां पे पटेल साहब ड्राइविंग कर रहे थे। रूट, डेस्टिनेशन और टाइम, BC02 फाउंटेन 910, ये लिख दिया। फिर पटेल साहब BC08 सनसेट में थे 12 बज के 1 मिनट पे। और फिर BC27 यूनिवर्सिटी पे 16 बज के 45 मिनट पे थे। तो ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? स्माइल, टेक द स्क्रीनशॉट। ये एक सवाल हो गया। आगे पूछता है कंप्लीट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ओनली द डेस्टिनेशन ऑफ द बसेस, ओनली द डेस्टिनेशन ऑफ द बसेस। तो डिस्प्ले के बाद तुम्हें ऊपर जाके देखना है कि डेस्टिनेशन का कुछ है, यस है। तो अब आप क्या करोगे, आप उठाओगे सिलेक्ट के बाद डेस्टिनेशन लिखोगे। आपने सिलेक्ट के बाद डेस्टिनेशन लिख दिया, सिलेक्ट के बाद डेस्टिनेशन आ गया। अब कहता है, अच्छा टेबल का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम बस था, फ्रॉम बस आ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं बसेस दैट हैव अ रिटर्न, वो बसेस जो रिटर्न आई हैं। तो आप ऊपर आगे टेबल में देखो, रिटर्न आने के लिए क्या चीज है। रिटर्न आने के लिए यस का मतलब होगा कि वो बसेस रिटर्न आई हैं। तो आप सर्च कंडीशन में आप लिखो वेयर रिटर्न इक्वल्स यस। अब आ रही बात समझ में? तो वेयर रिटर्न इक्वल्स टू यस हो जाएगा। अब बात आ गई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो स्माइल। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। मई जून 2025 का टू टू, मई जून 25 का टू टू। ठीक है, मई जून 25 का टू टू। जी अब्दुल वासे बेटा, AS A2 सब पढ़ाता हूँ मैं पता ही नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक है इब्राहिम, तुम्हारी बात मान लेते हैं। मई जून 25 का टू टू हो गया। इसमें जो है, इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। उसने तुमसे बोला था कि स्टेटमेंट टू लिस्ट ओनली द नेम कॉमा कंट्री एंड, जहां पे एंड आ जाए ना उसके बाद वाली फील्ड आखिरी होती है। ये भी समझ लो। जैसे उसने बोला लिस्ट ओनली द नेम एक, कंट्री दो, एंड पॉपुलेशन, इसका मतलब है तीन चीजें लिखनी है तुम्हें। नेम, कंट्री, पॉपुलेशन, ये तीन चीजें आ गई। फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास ब्लैंक में दिया हुआ था, यानी टेबल का नाम दिया हुआ था, तो तुम्हें एसक्यूएल की कमांड लिखनी थी फ्रॉम। वेयर के बाद अब तुमसे बोलता है कि ऑफ ऑल सिटीज इन कैपिटल सिटी फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब अगर आप देखो
तो यहाँ पर वेयर लिखोगे और ऊपर आप तलाश करो, वहां लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट, द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन विच द सिटी इज लोकेटेड। तो अब आपसे वो कह रहा है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का मतलब है कि कॉन्टिनेंट आपके पास फील्ड है, आपने लिखा कॉन्टिनेंट और इक्वल्स टू, उसके बाद आपने एशिया लिख दिया। तो ये आप जब लिखोगे तो आपके पास ये इस तरह से पूरा मुकम्मल हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये बताओ। तो ये भी एक सवाल मुकम्मल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, स्माइल। फिर मैं आगे जाऊंगा। यहाँ देख लो, ये एक सवाल ऑन रिक्वेस्ट 2024 का 2-1 का सवाल है। कहता है वेयर द आउटपुट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर इज, कहानी क्या कहता है, सप्लायर कोड एबीसी होना चाहिए। सप्लायर कोड एबीसी, ये वाला नहीं है? कौन सा बोले थे? अच्छा ये अक्टूबर नवंबर है ना, तुमने उसका बोला था मई जून का, मई जून का लाना पड़ेगा। चलो वो करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला सवाल कर लेते हैं, मई जून 24 का 2-1, पेज नंबर 350। उमर, नजर आ रहा होगा तुम्हें पेज नंबर 350। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, फिर उसको देख लेते हैं। अच्छा अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं और ये हमसे कहता है, सवाल पढ़ लेते हैं यार, ये तो सारी चीजें आ गई। स्टेट वेदर एनी ऑफ द गिवन फील्ड वुड बी सुटेबल एज अ प्राइमरी की। नेम है, सप्लायर है, कंटेनर है, साइज है, नंबर इन स्टॉक है, रीऑर्डर है, और क्या है, ये रीऑर्डर यस है। तो मैं लगता है कोई प्राइमरी की तौर पे है चीज। यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि नेम, कोला, सप्लायर सब रिपीट हो सकता है। तो स्टेट वेदर एनी ऑफ द गिवन फील्ड, तो आप यहाँ बता दोगे कि नन ऑफ द फील्ड वुड बी सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। ठीक है ना, बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू कंटेन द यूनिक डाटा, क्योंकि इनमें यूनिक डाटा नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नन ऑफ फील्ड्स आर none of fields are likely to contain likely to contain unique data, यूनिक डाटा। ये बात समझ में आती है? एक तो ये बात आ जाएगी। अब उसके बाद आपसे कहता है कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिटर्न द नंबर ऑफ केन्स द शॉप हैज इन स्टॉक। तो सिलेक्ट के बाद तो आपके पास दो चीजें दे रहा है। अच्छा एक बात याद रखना, ये एक अच्छा सवाल है, इसका एक सवाल और भी है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ये भी तो लिख सकते हैं कि नन कैन बी प्राइमरी वेदर एनी ऑफ द फील्ड, हाँ लिख दो नन। एक बात याद रखना कि ये जो ब्रैकेट आएगा ना, ये आता है हमारे पास काउंट और सम के केस में। याद है तुम्हें? काउंट और सम के, अगर तुम्हें रॉ काउंट करनी होती है ना कि कोई भी चीज कितनी है, तो फिर तुम लगाते हो काउंट, और अगर तुम्हें उनके वैल्यूज काउंट लगानी होती है तो तुम सम लगाते हो। तो कह रहे हैं द रिटर्न द नंबर ऑफ केन्स। तो नंबर ऑफ केन्स कितने होंगे, कहीं पे नंबर ऑफ केन्स 8 होंगे, कहीं पे 6 होंगे, कहीं पे 14 होंगे, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमें जो लगाना पड़ता है यहाँ पे सम लगाना पड़ता है। यहाँ हमें क्या लगाना पड़ता है, सम। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज याद रखना, यहाँ आएगा सिलेक्ट सम। काउंट अगर आता है तो काउंट उस वक्त आता है जब हमें रॉस काउंट करनी होती है, कोई भी चीज एक एक करके कितनी है। तो हम सिलेक्ट लिखेंगे सम, और उसने बोला रिटर्न द नंबर ऑफ केन्स। तो नंबर ऑफ केन्स के लिए हम क्या करेंगे, अब जो केन है हमारे पास वो आ रहे हैं किसमें, रिटर्न द नंबर ऑफ केन्स। तो नंबर ऑफ केन्स का मतलब है कि हमें कौन सी फील्ड चाहिए होगी, नंबर इन स्टॉक। ठीक है, तो सम हम लिखेंगे नंबर इन स्टॉक, और फ्रॉम के अंदर लिखते हैं टेबल का नाम जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये आ जाएगा। वेयर, वेयर के बाद जो हमने लिखना है वो लिखनी है इसकी कंडीशन। तो कहता है ऑफ केन्स द शॉप हैज इन स्टॉक। मैंने सम क्यों लिखा ये बात तो बता रहा हूँ, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक सम होता है और एक काउंट होता है। ठीक है, अगर हम काउंट लिखते हैं ना तो काउंट का मतलब ये होता है, जैसे मैं बताऊं कि काउंट का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हम काउंट लिखते हैं ना तो काउंट के अंदर 1 2 3 4 5 क्रॉस काउंट होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे पास कितनी रॉज हैं, तो मैं काउंट लिख के उस फील्ड का नाम लिख दूंगा। जैसे मैंने काउंट के बाद नेम लिखा, तो अगर मेरे पास 10 बच्चे होंगे तो ये रिटर्न 10 करेगा। काउंट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, और सम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मैंने लिखा सम ऑफ मार्क्स। तो अब ये क्या करेगा, मेरे पास 10 बच्चों के अलग अलग मार्क्स की, किसी के 15, किसी के 16, किसी के 18,
किसी के 20, किसी के 21। तो ये 10 बच्चों के टोटल मार्क्स मुझे निकाल के 178 लेट सपोज जो होगा वो दे रहा होगा। तो सम उस वक्त लिखते हैं जब न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करते हैं, और काउंट उस वक्त लिखते हैं जब रॉस को ऐड कर रहे होते हैं। अब आती है बात समझ में। तो कहते हैं नंबर ऑफ केन्स द शॉप हैज इन स्टॉक, जो शॉप में, अच्छा उसने बोला है रिटर्न द नंबर ऑफ केन्स द शॉप हैज इन स्टॉक। तो वेयर, जो आपके पास कंटेनर होना चाहिए वो केन होना चाहिए, ऐसा है या नहीं है? क्योंकि आपको केन्स की बात करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ केन्स। तो केन किस वक्त होंगे? जब कंटेनर उसका केन होगा। तो वेयर कंटेनर, कंटेनर इक्वल्स केन। क्या ये बात समझ में आती है तुम्हें? और इसके अंदर एक सिंबल कोटेशन लगा दोगे इस तरह से। अब बताना, अब्दुल वासी क्लियर हो गया तुम्हें? इज दैट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर?